नमस्कार, सुप्रभात राजस्थान। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दे। राजस्थान में आज से दूसरे चरण का नामांकन। आपको बता दें सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन होंगे। पर्चा दाखिल करने की आखिरी तारीख है 4 अप्रैल और 5 अप्रैल को नामांकन की जांच की जाएगी। 8 अप्रैल तक नाम वापसी और 30 और 31 मार्च को सरकारी छुट्टी के दिन नहीं होंगे नामांकन। पहले चरण की 12 सीटों के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग है, तो दूसरे चरण की 13 सीटों के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। पर्चा दाखिल करने की जो आखिरी तारीख है वो 4 अप्रैल है और 30 और 31 मार्च को छुट्टी के दिन नामांकन नहीं होंगे। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। पहले चरण के लिए आपको बता दें कि 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। तो चुनाव अब नजदीक हैं और ऐसे में तैयारियों का दौर भी लगातार जारी है। अरबाज संवाददाता हैं, अधिक जानकारी उनसे ले लेते हैं। फोन लाइन पे हैं अरबाज। आज से दूसरे चरण के लिए नामांकन शुरू हो जाएंगे। ये जो दक्षिणी हिस्से में 13 सीटें हैं उनके लिए नामांकन आज से शुरू हो जाएंगे और 4 अप्रैल तक नामांकन की ये प्रक्रिया जारी रहेगी। और अभी जो पहले चरण के कल समाप्त हो चुके हैं नामांकन, जिसमें 131 नामांकन प्राप्त हुए थे पूरे प्रदेश से, और अब दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी जाएगी। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में ठीक वैसे ही नामांकन प्रस्तुत करना होगा जैसे पहले चरण में हुआ था। और सबसे अहम बात यह रहेगी कि इसमें एक लोकसभा क्षेत्र ज्यादा होगा। और खासतौर पर मैं अगर लोकसभा क्षेत्रों के बारे में बात करूं तो टोंक, सवाईमाधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ 12 इसमें शामिल हैं। और आप देखेंगे कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समय बहुत मायने रखता है 11 बजे से 3 बजे तक का, क्योंकि बीच में 2 अवकाश भी आएंगे 30 और 31 तारीख का। तो ऐसे में जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी उन्होंने अपील की है कि जो उम्मीदवार है वक्त रहते अपने अपने नामांकन पेश करें और जो गाइडलाइंस जारी की गई है उनकी पालना करें। किसी तरह की अवहेलना जो है निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के आसपास ना करें। 5 लोगों को लेकर के पहुंचे, रैली जो है उनके 100 मीटर के दायरे में दूर समाप्त कर दें। तो आज से ये दूसरे चरण की नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक 11 बजे से लोग आवेदन कर सकेंगे। ठीक है अरबाज, आप इस पूरे खबर पर नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए जो दूसरा चरण 26 अप्रैल को और कहां उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजसमंद, कोटा, झालावाड़ 12 ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो पर्चा दाखिल करने की जो आखिरी तारीख है वो 4 अप्रैल है और 30 और 31 मार्च को छुट्टी के दिन नामांकन नहीं होंगे। उदयपुर से बड़ी खबर आपको देते हैं। आज सीएम भजनलाल का उदयपुर का दौरा रहेगा। मन्नालाल की नामांकन सभा में शामिल होंगे। और उदयपुर से बीजेपी प्रत्याशी हैं मन्नालाल रावत। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि उदयपुर से जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, आज सीएम भजनलाल का उदयपुर दौरा रहने वाला है। मन्नालाल की नामांकन सभा में शामिल होंगे सीएम। उदयपुर से बीजेपी प्रत्याशी है मन्नालाल रावत। तो ये बड़ी जानकारी है क्योंकि देखिए लगातार जो तस्वीरें कल भी देखने को मिली थी, कल भी सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे थे जब नामांकन की प्रक्रिया हो रही थी, नामांकन सभा हो रहा था, उसमें वो शामिल होने के लिए पहुंचे थे। और आज उदयपुर से बीजेपी प्रत्याशी हैं मन्नालाल रावत। तो आज सीएम भजनलाल उदयपुर दौरे पर रहेंगे और मन्नालाल की नामांकन सभा में शामिल होंगे। तो फिलहाल आपको बता दें क्योंकि अब नामांकन का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और ऐसे में नामांकन के जरिए एक शक्ति प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी जब नामांकन करने प्रत्याशी पहुंचे थे तो उससे पहले भी बीजेपी की ओर से शक्ति प्रदर्शन किया गया था। चाहे फिर ज्योति मिर्धा की बात करें तो उस समय भी जो है शक्ति प्रदर्शन बीजेपी का देखने को मिला था। सीएम खुद भी उसमें मौजूद थे। कपिल संवाददाता अधिक जानकारी उनसे ले लेते हैं। कपिल, देखिए उदयपुर से प्रत्याशी मन्नालाल रावत आज नामांकन करने वाले हैं और सीएम का भी उदयपुर का दौरा है। बिल्कुल, देखिए आज से नामांकन प्रक्रिया दूसरे दौर की शुरू हो रही है और मन्नालाल रावत जो कि उदयपुर लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी बने हैं, उन्होंने अपने शुभ मुहूर्त 12:15 बजे नामांकन दाखिल करने का तय किया और इससे पहले
एक बड़ी जनसभा का भी बीजेपी आयोजित कर रही है, जिसमें उदयपुर लोकसभा के अंदर आने वाली 8 विधानसभा से कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है। इस नामांकन रैली के अंदर ये संभावनाएं जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री का कोई टेंटेटिव कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है, ऐसे में इस पे सस्पेंस भी बरकरार है, लेकिन ये संभावनाएं आ रही है कि मुख्यमंत्री आएंगे। साथ ही सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, वे इसमें शामिल होंगे। भाजपा प्रदेश की सह प्रभारी विजय राहटकर इस नामांकन रैली में शामिल होगी। जो मंत्री है राजस्थान में बाबूलाल कटारा है, हेमंत मीणा है, वे शामिल होंगे। तो आसपास के कई सारे विधायक और बड़ी तादाद में भाजपा के कार्यकर्ता नामांकन रैली में शामिल होंगे और एक बड़ी जनसभा टाउन हॉल परिसर में होगी। 11 बजे जनसभा की शुरुआत होगी। इस बीच सिर्फ 5 लोग जाकर 12:15 बजे नामांकन दाखिल करेंगे और फिर जनसभा लगातार आगे चलती रहेगी। जी कपिल, 11 बजे नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और सीएम भजनलाल शर्मा भी पहुंचेंगे। कब तक उनके पहुंचने का कार्यक्रम है? देखिए, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम अभी स्पष्ट टेंटेटिव औपचारिक कार्यक्रम नहीं आया है, ऐसे में उनके आने पर सस्पेंस अभी बरकरार है, लेकिन ये संभावनाएं जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ठीक है, आप इस पूरे खबर पर नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बुधवार को नॉमिनेशन के आखिरी दिन पहले चरण के मतदान के लिए प्रदेश के कई दिग्गजों ने नामांकन किया और पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को 12 सीटों पर मतदान होगा। देखिए रिपोर्ट। खत्म हुआ पहले चरण का नामांकन। कांग्रेस और बीजेपी के कई दिग्गजों ने भरा पर्चा। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक चला नामांकन का दौर। पहले चरण के चुनावी रण में उतरने से पहले कांग्रेस और बीजेपी के कई दिग्गजों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। सुबह 11 बजे ही दिग्गज नामांकन केंद्र पहुंचे और 3 बजे तक नामांकन किया। करीब 20 से ज्यादा उम्मीदवार निर्वाचन कार्यालय में पर्चा दाखिल करने पहुंचे। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर शहर की। इस सीट से कांग्रेस ने प्रताप सिंह खाचरियावास को उम्मीदवार बनाया, जबकि बीजेपी ने मंजू शर्मा को मैदान में उतारा है। बीजेपी प्रत्याशी मंजू शर्मा ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। इसके अलावा प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी नॉमिनेशन फाइल किया। मंजू शर्मा ने नामांकन रैली भी निकाली। एक जनसभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए। उन्होंने दावा किया कि मंजू शर्मा 8 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगी। एक एक बूथ से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना चाहिए। 5 लाख वोटों से हमारी हर लोकसभा जीतनी चाहिए, लेकिन ये जयपुर में 5 लाख लागू नहीं होते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मंजू दीदी की जीत 8 लाख से ऊपर इस जयपुर शहर से होनी चाहिए। 8 लाख से ऊपर। बात अलवर की, जहां पर भूपेंद्र यादव ने नॉमिनेशन फाइल किया। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। इससे पहले उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और बाइक रैली के साथ कंपनी बाग पहुंचे, जहां जनसभा को संबोधित भी किया। हमारी केंद्र की सरकार में अपना दायित्व निर्वहन कर रहे राज्यसभा के सांसद और अलवर के प्रत्याशी सम्मानीय भूपेंद्र जी यादव का जोरदार ताली बजा करके आप स्वागत और अभिनंदन करें, क्योंकि ये अलवर की जनता का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसा व्यक्तित्व आपके बीच में केंद्र ने हमको और आपको भेजा है। नामांकन के आखिरी दिन जयपुर ग्रामीण से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र सिंह ने भी अपना पर्चा दाखिल किया। बात बीकानेर लोकसभा सीट की करें तो बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन राम मेघवाल ने पार्टी दिग्गजों की मौजूदगी में अपना पर्चा दाखिल किया। यहां उनका मुकाबला कांग्रेस की गोविंद राम मेघवाल से होगा। गोविंद राम मेघवाल ने भी नॉमिनेशन के आखिरी दिन पर्चा भरा। बीडी कल्ला समेत कई नेताओं की मौजूदगी में वो नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे। दोनों नेता एक साथ नामांकन करने पहुंचे थे। इसके अलावा भरतपुर में बीजेपी प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली ने नामांकन किया तो कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाट्टा भी अपने समर्थकों के साथ पर्चा भरने पहुंची।
वहीं अलवर से कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव ने भी पर्चा दाखिल किया। दौसा से बीजेपी प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा ने नामांकन किया तो दौसा से ही कांग्रेस प्रत्याशी मुरारीलाल मीणा ने नामांकन पर्चा दाखिल किया, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस के नरेश मीणा ने बगावत कर निर्दलीय पर्चा भरा है। दौसा में नरेश मीणा की एंट्री के बाद जो पूरा मुकाबला है वो काफी रोचक और त्रिकोणीय नजर आ रहा है। नरेश मीणा हमारे साथ हैं। सर, आप 12 छपड़ा से इतनी दूर आकर चुनाव क्यों लड़ रहे हो और क्या आपको लग रहा है, क्योंकि आप 5 दिन पहले ही पार्टी में वापसी भी की थी आपने कांग्रेस में? देखो, मैंने छपड़ा से टिकट मांगा था, टिकट नहीं मिला तो मैं चुनाव लड़ा जनता के आधार पे। जिस तरह से मुरारीलाल मीणा ये कह रहा था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो कह रहा था मेरे को पैसा दे पार्टी तो मैं चुनाव लड़ूं, और पार्टी ने ऐसी क्या मजबूरी थी पार्टी की कि जो आदमी बीमार था, टिकट नहीं मांग रहा था, उसको टिकट दिया, और मेरे जैसे युवा जो संघर्ष कर रहा पार्टी, जो उनकी पार्टी के साथ काम करना चाहा, उसको टिकट में नजरअंदाज किया। मैं देख रहा हूँ कि हमेशा मेरे जैसे युवाओं को, जिनके माँ बाप मंत्री नहीं है, एमएलए नहीं, जो राजनीति में नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको पार्टियां दरकिनार करती है। मैं उन हजारों युवाओं की आवाज बनने, नामांकन भरने आया हूँ। चुरू से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कस्वा ने समर्थकों के साथ नॉमिनेशन फाइल किया। चुरू में उनका मुकाबला बीजेपी के देवेंद्र झाझड़िया से होगा। पहले चरण का नामांकन खत्म हो चुका है। अब 28 मार्च तक नॉमिनेशन फॉर्म की जांच की जाएगी और 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पहले चरण में जिन 12 सीटों पर मतदान होगा उनमें श्रीगंगानगर, बीकानेर, चुरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, भरतपुर, दौसा, अलवर, करौली, धौलपुर, नागौर शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और जयपुर से बड़ी खबर अब आपको देते हैं। जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार का केस, जेजेएम घोटाले में महेश जोशी की मुश्किलें बढ़ी हैं। तो ईडी ने महेश जोशी को तीसरा समन भेजा है। आपको बता दें कि आज ईडी के सामने महेश जोशी पेश हो सकते हैं और जोशी के करीबी संजय बदाया से ईडी कई बार पूछताछ कर चुकी है। ईडी जेजेएम भ्रष्टाचार के मामले की अब जांच कर रही है और फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए पदमचंद महेश मित्तल को टेंडर दिए गए थे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार का ये पूरा केस है और महेश जोशी की जो मुश्किलें हैं वो आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि जोशी के करीबी संजय बदाया से ईडी कई बार पूछताछ कर चुकी है और ईडी की एंट्री इस पूरे मामले में हो चुकी है। लगातार देखिए पूछताछ की जा रही है और फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए पदमचंद और महेश मित्तल को टेंडर दिए थे। तो आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं क्योंकि इस पूरे मामले की अब गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जेजेएम घोटाले में महेश जोशी की जो मुश्किलें हैं वो आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। आज ईडी के सामने पेश हो सकते हैं महेश जोशी। बताया ये भी जा रहा है फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए टेंडर दिए थे। राकेश संवाददाता हमारे साथ है अधिक जानकारी के लिए। राकेश, मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं महेश जोशी की। आज का दिन भारी रहेगा क्योंकि ईडी ने महेश जोशी को तीसरा समन भेजा है। बिल्कुल, देखिए लगातार ईडी शिकंजा कसती जा रही है क्योंकि अब मामला सिर्फ श्री श्याम और गणपति ट्यूबवेल तक ही नहीं है बल्कि शिवरतन अग्रवाल जो जेपी अग्रवाल फर्म के संचालक हैं उनको भी नियम विरुद्ध तरीके से टेंडर जारी करने की शिकायत ईडी के पास है। ईडी इस मामले में जांच कर रही है चूंकि 20,000 करोड़ के घोटाले के आरोप जो भाजपा के नेता हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा उन्होंने लगाए थे और उसी के संबंध में ईडी जांच कर रही है। तो अब इस संबंध में ईडी के पास पुख्ता सबूत मिले हैं क्योंकि संजय बड़ाया सहित जो अन्य आरोपी हैं उनसे जब ईडी ने पूछताछ की है तो कई दस्तावेज साक्ष्य ईडी के हाथ लगे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि मंत्री जो है उसका टेंडर जारी करने में इतना बड़ा रोल नहीं होता लेकिन नीति निर्धारक या पॉलिसी में जरूर मंत्री की भूमिका होती है। अब महेश जोशी से पूछताछ हो रही है तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी कार्रवाई ईडी की हो सकती है क्योंकि मंत्री महेश जोशी की संलिप्तता कहीं ना कहीं अनियमितताओं में सामने आई है। ठीक है राकेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और राजसमंद से कांग्रेस प्रत्याशी सुदर्शन रावत ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अपने इस फैसले से पार्टी आलाकमान और प्रदेश नेतृत्व को भी अवगत करा दिया है। साथ ही किसी नए युवा चेहरे को मौका देने की वकालत भी कर दी है। उन्होंने न्यूज़ 18 राजस्थान से कहा है कि मैंने 4 महीने पहले ही हार झेली है और मेरी चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जय जवान। और चलिए जयपुर से बड़ी खबर आपको देते हैं। दरअसल टल सकता है आरसीए का चुनाव, ऐसी संभावना है। फिलहाल के लिए टल सकता है आरसीए का चुनाव।
तो ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है लोकसभा चुनाव को लेकर के। ये बड़ी अपडेट जहां पर देखिए यहां पर चल सकता है ये चुनाव और आरसीए को मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने सलाह दी है। लोकसभा चुनाव के बाद ही ये चुनाव हो सकता है। 8 अप्रैल को होना है आरसीए अध्यक्ष पद का चुनाव। धनंजय सिंह है आरसीए के कार्यवाहक अध्यक्ष। तो ये बड़ी जानकारी, आरसीए का जो चुनाव है वो टल सकता है क्योंकि आने वाले दिनों में देखिए लोकसभा का भी चुनाव है और इसी को लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि ये जो आरसीए का चुनाव है वो चल सकता है। तो लोकसभा चुनाव है, इस वजह से आरसीए का जो चुनाव वो चल सकता है और आरसीए को मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने सलाह दी है। लोकसभा चुनाव के बाद ही अब ये चुनाव हो सकता है, ये खबर निकल करके सामने आ रही है। आपको बता दें कि 8 अप्रैल को आरसीए अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। तो आरसीए का चुनाव चल सकता है, ऐसी खबरें हैं। धनंजय सिंह हैं आरसीए के कार्यवाहक अध्यक्ष। ये जानकारी सामने आई है फिलहाल के लिए क्योंकि लोकसभा चुनाव है इसलिए चल सकता है चुनाव। और राजस्थान के रण में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का जमघट लगने वाला है। पीएम मोदी से लेकर के अमित शाह तक और जेपी नड्डा से लेकर के सीएम भजन लाल तक चुनावी रैली और रोड शो करने वाले हैं। यानी मिशन 25 के लिए स्पेशल 30 तैयार है। देखिए रिपोर्ट। 4 जून को 400 पार। क्योंकि एक एक कार्यकर्ता से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि हर बूथ पर 370 वोट जोड़ना है। हर बूथ पर 370 वोट जोड़ना है। राजस्थान का रण स्पेशल 30 तैयार। बीजेपी के स्टार 25 सीटों पर हुकार। राजस्थान में चुनावी बिसात बीत चुकी है। हर सीट पर जातीय सामाजिक समीकरण सेट हो चुका है और उस अभियान को भी आगे बढ़ाया जा रहा है जिससे लाभार्थी वर्ग को साधा जा सके। गरीब, किसान, महिलाओं और नौजवानों को जोड़ा जा सके। इसके लिए बीजेपी के 30 स्टार प्रचारक मिशन 25 को पाने के लिए चुनावी मंच से उद्घोष करने वाले हैं। राजस्थान के बीजेपी के स्टार प्रचारकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, भजन लाल शर्मा, योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, मोहन यादव, सीपी जोशी, दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, वसुंधरा राजे, अर्जुन राम मेघवाल, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ समेत किरोड़ीलाल मीणा और अनेक बड़े नेता शामिल हैं। राजस्थान की हर लोकसभा सीट पर पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और सीएम भजन लाल शर्मा की बड़ी रैलियां और रोड शो कराने की तैयारी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी चुनावी रणभूमि में हुंकार भरते नजर आएंगे। प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम और कई केंद्रीय मंत्री उन मुद्दों को जनता के सामने रखेंगे जिसकी गारंटी प्रधानमंत्री मोदी दे चुके हैं। क्राइम कंट्रोल, महिला सुरक्षा, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, पेपर लीक माफिया पर एक्शन, पीकेसी, ईआरसीपी प्रोजेक्ट, पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत, गरीबों को मुफ्त में अनाज, 450 रुपए में गैस सिलेंडर। ये वो तमाम बड़े मुद्दे हैं जिनके दम पर बीजेपी 25 में से 25 सीटें जीतने का लगातार दावा कर रही है और हर वर्ग, हर समुदाय को साधने की तैयारी कर रही है। हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं, क्योंकि आपने देखा होगा 7 दशक से कांग्रेस गरीबी हटाओ का नारा दे रही है। यह नारा देश की आजादी के बाद प्रारंभ हुआ।
यह नारा गरीबी हटाओ का नारा नेहरू जी ने भी दिया, इंदिरा जी ने भी दिया, यह नारा राजीव जी ने भी दिया, मनमोहन सिंह जी ने भी दिया। बीच में एक दो लोग और आए, वो भी गरीबी हटाओ का नारा दे रहे थे। आज सोनिया जी भी दे रही हैं, राहुल जी भी दे रहे हैं, लेकिन आज तक किसी गरीब का भला इन्होंने नहीं किया। और ये तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाले लोग। अब इंतजार प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और सीएम भजन लाल की चुनावी रैलियों और रोड शो का है। जब 25 सीटों को साधने के लिए तर्कस से तीर छूटेंगे तो निशाने पर इंडिया गठबंधन के नेता होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए कोटा से बड़ी खबर देते हैं। एक और कोचिंग छात्रा ने आत्महत्या की, कमरे में फांसी का फंदा लगाकर जान दी है। तो महावीर नगर में आपको बता दें कि नीट की तैयारी ये कर रही थी और सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। यूपी के लखनऊ की रहने वाली थी छात्रा। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी कोचिंग नगरी कोटा से ये मामला सामने आया है और अब सवाल उठ रहा है कि आखिर कब सुसाइड का ये सिलसिला थमेगा। कमरे में फांसी का फंदा लगा करके इस छात्रा ने जान दी है। और यूं तो आपने रंगों के त्योहार होली को अलग अलग अंदाज और परंपराओं से मनाते हुए लोगों को देखा होगा, लेकिन आज हम आपको उस ऐतिहासिक होली के बारे में बताएंगे जो पूरी दुनिया में अनूठी है। ये होली मिनारिया ब्राह्मण के शौर्य और पराक्रम की निशानी है। देखिए इस अनोखी होली पर हमारी ये रिपोर्ट। होली सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है जैसे कि आपको और हमें लगता है। होली देश के अनेकों हिस्से में अनोखे तरीके से मनाई जाती है। तस्वीरों में होली मनाते दिख रहे लोग भी अनोखी होली ही मना रहे हैं। उदयपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित मिनार गांव में होली के दूसरे दिन त्योहार मनाया जाता है। पिछले 400 सालों से चली आ रही परंपरा के अनुसार आज भी इस गांव में होली बारूद से खेली जाती है। गांव के लोग होली के दूसरे दिन जमरा बीच के मौके पर पारंपरिक वेशभूषा में आधी रात को गांव के चौपाल पर इकट्ठा होकर जमकर बारूद की होली खेलते हैं। मेरा नाम गौरव जैन, मैं यहाँ पे पहली बार देखने के लिए आया हूँ और ये बहुत ही शानदार त्योहार है। यहाँ जो बच्चों की होली खेली जाती है मिनार में मंगना समाज के द्वारा, ये पिछले 450 वर्ष पहले जब यहाँ पे चित्तौड़ पे हमला हुआ था, गंगा दाए यहाँ मिनार में आए थे और यहाँ पे यहाँ के मिनार ब्राह्मण जो है हमारे भाई, उन्होंने उनकी रक्षा करके उनको कुंभलगढ़ भेजा था। और ये त्योहार यहाँ के जो यहाँ लोकल लोग हैं वो सब लोग मिल के आपस में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है त्योहार। और मैं खुद देखने के लिए आया, बहुत अच्छा लगा मेरे को आज। इन धमाकों के बीच ग्रामीण नाचते गाते और खुशियां मनाते नजर आते हैं। मिनार गांव